हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैबलिंकर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल इसमें से नीट में क्वेश्चन भी आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, उसे लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्ट इस लाइट रिएक्शन में बनते हैं वो ही प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैना में होती है, वहीं डार्क रिएक्शन हमें स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। लाइट रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस होती है वो फोटोकेमिकल होती है, वहीं डार्क रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डार्क रिएक्शन जो होती है ना वो हमारी टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। प्लीज ये पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अब टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम डार्क रिएक्शन जब आप आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव है कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, रिएक्शन होगी ही नहीं, है ना। तो डार्क रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, वहीं आपकी ये जो लाइट रिएक्शन है वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो लाइट रिएक्शन होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। पर ये दोनों टर्म में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि जब तक फोटो सिस्टम के बारे में नहीं पता चलेगा ना, हम ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को पढ़ना ही बेकार है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो फोटो सिस्टम को हम पढ़ लेते हैं। फोटो मीन्स लाइट, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो मीन्स लाइट है। अब हमें पता है प्लांट्स के अंदर ना बहुत तरह के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया। ये बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। वहीं पे जो क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है और ये जो जेंथोफिल है, ये तीनों ही ना मिलके बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट। मतलब अगर मैं क्लोरोफिल बी को कहूँ ये भी एक एसेसरी पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड ये भी एक एसेसरी पिगमेंट है, जेंथोफिल ये भी एक एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट होते क्या है? इन पिगमेंट का मेजर रोल होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसफर करना टू द क्लोरोफिल ए। मतलब ये जो पिगमेंट है ना ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको एसेसरी पिगमेंट किया गया है। ये सिर्फ एक हेल्पिंग पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनसे एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी को जाके ट्रांसफर कर दे रहे हैं हमारे रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये एसेसरी पिगमेंट है और ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये याद रखना क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर होता है। ऐसा नहीं है कि बी होगा, कैरोटीनॉइड होगा, जेंथोफिल होगा, नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर फॉर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो एसेसरी पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर ये दोनों मिला के ही हमारा फोटो सिस्टम बनता है, ठीक है। अब इन पिगमेंट का क्या मतलब है? जैसे यहां से लाइट आई, इन पिगमेंट मॉलिक्यूल ने लाइट रिसीव की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर पे चला गया। हमेशा से हम एक चीज पढ़ते हैं दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये स्टेटमेंट हमेशा एप्लीकेबल है और इस पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि एनर्जी को आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि वो ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलर केस यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो एनर्जी हमें मिल रही है वो ट्रांसफर हो रही है। ये एसेसरी पिगमेंट उन एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब फोटो सिस्टम जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है, एक फोटो सिस्टम 2 होता है। और इनको नाम क्यों दिया गया है ये 1 और 2? इनको नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, कि जब
रिएक्शन सेंटर ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी 700 नैनोमीटर, उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम 1। जब उसने एब्जॉर्ब करी वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर, उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम 2। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ, कि वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर वो 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फोटोसिस्टम 1, अगर वो 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फोटोसिस्टम 2। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें दोनों ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2 भी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दोनों ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट से इस पे लाइट पड़ी फोटोसिस्टम 2 पे, फोटोसिस्टम 2 एक्टिव हो गया। फोटोसिस्टम 2 जैसे ही एक्टिव हुआ, इसमें एक्साइटेशन हुआ। एक्साइटेशन होने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया फियोफाइटिन को। अब ये याद रखना कि PS2 का, फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना कि फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6F को, B6F ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टोसाइनिन को। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे, अब जैसे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इस फोटोसिस्टम 1 पे पड़ेगी ना, फोटोसिस्टम 1 भी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इधर। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर कर दिया, यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी हो गई ना। अब फोटोसिस्टम 1 तो खाली हो गया, अब उसको तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलता है। ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन दे देता है फोटोसिस्टम 1 को। तो जो फोटोसिस्टम 1 पे जो कमी आ गई थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो प्लास्टोसाइनिन पूरी कर देता है। ठीक है, और जो फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो सबसे पहले किसके पास गया था, इसके पास, आयरन सल्फर सेंटर के पास। तो अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, योर आंसर शुड बी आयरन सल्फर सेंटर। ठीक है, अब आयरन सल्फर सेंटर ने इलेक्ट्रॉन दिया फेराडॉक्सिन को, फेराडॉक्सिन ने वो इलेक्ट्रॉन दिया फेराडॉक्सिन नाइट्रेट रिडक्टेज को, FNR को। ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, इस NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको ये चीज बताई कि यहाँ पे जब फोटोसिस्टम 1 एक्साइट हुआ तब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी। वो इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी करी, प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लास्टोसाइनिन ने पूरा कर दिया। सिमिलरली जब फोटोसिस्टम 2 पे लाइट पड़ी थी और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, तब यहाँ पे भी तो कमी हुई थी ना इलेक्ट्रॉन की। अब उस इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा किया, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया इस वाटर ने। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिस्टम 2 पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्यों, फोटो मींस लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा और 4 हमें मिल जाएंगे प्रोटॉन्स। क्लियर है सबको। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, ये जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या किसने ले लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए फोटोसिस्टम 2 ने। तो अब फोटोसिस्टम 2 की भी कमी पूरी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, अब उसको भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल गया और 4 प्रोटॉन मिल गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर की स्प्लिटिंग तो हो रही है, लेकिन ये वाटर की स्प्लिटिंग करा कौन रहा है, ये वाटर की स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप जरूर याद रखना, एक तो इसमें होता है मैग्नीज, एक इसमें होता है आपका क्लोराइड आयन भी इन्वॉल्व होता है, एक इसमें कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज प्लीज इसको याद रखना। और एक और चीज, हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको हम जेड स्कीम भी बोलते है ना। जेड स्कीम क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो मूवमेंट इसका, पहले अप हिल फिर डाउन हिल गया, फिर अगेन अप हिल गया, फिर डाउन हिल गया, तो ये जेड फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा। और एक और चीज, आपके एक बुक में एक और लाइन लिखी हुई है कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो एलिमेंट है ना, थियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6F है या प्लास्टोसाइनिन है, ये इन सब ना एक रिडॉक्स पोटेंशियल पे अरेंज है। ऐसा नहीं है कि थियोफाइटिन बाद में आता या प्लास्टोक्विनोन पहले आता, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि ये सब किस पे है, एक रिडॉक्स पोटेंशियल पे है, अरेंज है। जब इलेक्ट्रॉन PS2 से थियोफाइटिन पे गया, थियोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनोन ने को दिया, उसने साइटोक्रोम B6F को दिया, उसने प्लास्टोसाइनिन को दिया, प्लास्टोसाइनिन ने PS1 को दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने मूवमेंट डाउनहिल ही क्यों है? क्योंकि इनकी रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये सारे थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन सब अरेंज है, इनकी रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये अरेंज है कि जैसे प्लास्टोसाइनिन की जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगी वो सबसे हाई होगी, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है गेन करने की वो ज्यादा है। वहीं पे थियोफाइटिन की रिडॉक्स पोटेंशियल कम होगी, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसके पास जो उसकी एफिनिटी है फॉर द इलेक्ट्रॉन वो कम है। जैसे PS2 से इसकी ज्यादा होगी थियोफाइटिन की एफिनिटी, थियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन की एफिनिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F की एफिनिटी ज्यादा है, और साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन की एफिनिटी ज्यादा है फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अब उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल पे अरेंज है, इसलिए मूवमेंट हमेशा हमें डाउनहिल ही दिखता है। यहाँ पे मूवमेंट हमें डाउनहिल दिख रहा है, अगेन यहाँ पे भी मूवमेंट हमें डाउनहिल दिख रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये देखना कि यहाँ पे टर्म साइक्लिक है और पहले वाले में टर्म नॉन साइक्लिक गिवन थी। ठीक है, क्योंकि इसका साइक्लिक है, इसका मतलब सर्कल बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहाँ पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो जैसे फोटो सिस्टम 1 ने लाइट को रिसीव किया, एक्साइटेशन हुई फिर से, अब एक्साइटेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया किसके पास, आयरन सल्फर सेंटर के पास, आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन गया फेराडॉक्सिन के पास, फेराडॉक्सिन से वो गया साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F से गया प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से अगेन बैक टू PS1। तो बताइए इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ घूम ही रहा है, ऐसे घूम ही रहा है, ऐसे सर्कल ही बन रहा है, तो इसलिए इसको साइक्लिक कहा गया। फोटो इसलिए क्योंकि लाइट है भैया, लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फोटो। फॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि एटीपी फॉर्म हो रही है। याद रखना नॉन साइक्लिक में भी एटीपी फॉर्म होगी और साइक्लिक में भी एटीपी फॉर्म होगी, लेकिन नॉन साइक्लिक में एटीपी प्लस NADPH दोनों फॉर्म होता है। वहीं साइक्लिक में क्योंकि यहाँ पे FNR तो है नहीं ना, FNR होता तो NADPH बनता, FNR है ही नहीं तो NADPH नहीं बनता, इसलिए हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP ही देखने को मिलता है, NADPH नहीं बनता, इसे याद रख लेना।
यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होता, वाटर का ब्रेक डाउन ही नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो प्लास्टोसाइनिन ने फिर से पूरी कर दी। तो यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होता, फोटोलाइसिस नहीं हो, वाटर नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को ना थोड़ा और इलैबोरेट करके देख लेते हैं। मैंने आपको कहा बताया कि लाइट रिएक्शन किस में होती है, थाइलाकॉइड में होती है। अब जब वो थाइलाकॉइड स्टैक बना लेते हैं उसी को हम ग्राना बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक थाइलाकॉइड बना लिया, यहाँ पे मैंने फोटो सिस्टम 1 लिया। अब फोटो सिस्टम 1 ने जैसे ही लाइट ली, एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने लिखा है ना साइटोक्रोम B6F, याद रख लेना ये दोनों में ही इन्वॉल्व है, चाहे वो साइक्लिक वाला हो चाहे वो नॉन साइक्लिक वाला हो। साइक्लिक में ये रहा, चाहे वो नॉन साइक्लिक वाला हो। यहाँ पे ये दोनों में ही साइटोक्रोम B6F कॉमन है। और ये साइटोक्रोम B6F क्या करता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा होता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है वो प्रोटॉन्स को भी ट्रांसफर करता है। वो प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा में से थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर लेके आता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है। इस साइटोक्रोम B6F को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता है इसको कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है। वो एनर्जी ये कैसे लेता है, ये ऐसे लेता है कि ये स्ट्रोमा में से प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देता है इनटू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना कि जो साइटोक्रोम B6F है ना वो एज अ प्रोटॉन कैरियर का भी काम करता है ना। अब यहां से अब ये साइटोक्रोम B6F ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया PS2 को, PS2 को इलेक्ट्रॉन दिया। PS2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, FNR को दे दिया। FNR को दे दिया, उससे क्या बन गया, यहाँ पे NADPH मिल गया हम लोगों को। ठीक है, NADPH मिल गया। अब ये एक और चीज, PS1 में जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था तब मैंने बताया था कि O2 तो रिलीज होगा 4, उसके अलावा हमें 4 प्रोटॉन्स भी मिलेंगे। अब जब ये साइटोक्रोम B6F भी इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा था, प्रोटॉन डाल रहा था स्ट्रोमा से, किसमें, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। ठीक है, और ये जो FNR है देख रहे हो आप, ये थोड़ा स्ट्रोमा की साइड पे प्रेजेंट है तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही, लेकिन इसका जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, उसकी थोड़ा सा स्ट्रोमा की तरफ होने की वजह से क्या कर रहा है, ये जो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है ना, ये जो H है NADPH में, ये जो H है कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है बेटा स्ट्रोमा में से ही। अब स्ट्रोमा में से ही ये H लेके NADPH बनाता रहेगा तो स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन्स कम हो गए। और थाइलाकॉइड ल्यूमेन में क्या हो है, प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं। प्लस ये साइटोक्रोम B6F है, जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था तब भी ये प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन तो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में बढ़ गई, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट इसी को तो बोलते हैं कि एक डिफरेंस आ गया प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन में, कि ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है स्ट्रोमा में कम है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ATP, है ना, सिंपल सी चीज है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम तोड़ेंगे तो हमें ATP मिलेगा। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ATP सिंथेस। ठीक है, तो हम इसलिए मैंने बोला कि हमें ATP और NADPH दोनों मिल जाता है इन दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली ATP मिलता है, क्योंकि वहां पे FNR होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज मैंने हर जगह ना ये लिखा है कि यहाँ पे भी 4,
चाहिए, यहाँ पे भी 4 फोटोन चाहिए, यहाँ पे भी 4 फोटोन चाहिए। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि PS1 को और PS2 को एक्टिव होने के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, 4 ईच। इसका मतलब एक O2 मॉलिक्यूल को रिलीज करने में कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है एक O2 को रिलीज करने में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना कि 8 photons are required to release 1 oxygen. I hope this is clear to everyone. इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम कैल्विन साइकिल को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, C3 C4 प्लांट्स को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कैम प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेरी ना रहे, और इसके हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। सो स्टे ट्यून विद बैबलिंकर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।